दोस्तों क्या आपको पता है कि अगस्टन एज को द एज ऑफ रीजन या नियो क्लासिकल एज या द एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से क्यों जाना जाता है? दोस्तों इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस सेशन में मिलेगा। आपके परीक्षा के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप इसे कह सकते हैं इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स। इसीलिए दोस्तों कभी कभी इस एज को स्यूडो क्लासिक्स या फेक क्लासिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे और तब जाके इस वीडियो को हम डिटेल समझेंगे, क्योंकि यदि आप पहले से इस सेशन को पढ़े हैं तो आप सिर्फ इस पॉइंट्स का रिवीजन करके छोड़ सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि नहीं हम कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ें, एक बार फिर से रिवाइज करें, तब दोस्तों इस सेशन को आप पूरा देखिए। क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम है, जितना मेहनत करिएगा आप अपनी तैयारी में उतना ही बेहतर आप अपने लिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रट भी सकते हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, द अगस्टन एज की जो शुरुआत होती है वह 17 सेंचुरी में होती है और 1750 तक चलता है। इज नेम्ड आफ्टर इम्पेरर अगस्टस ऑफ रोम। तो जो दोस्तों रोम के जो अगस्टस थे उन्हीं के नाम पे इस एज का नाम रखा जाता है अगस्टन एज। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रोम की ग्रीक की ग्रीस क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इट इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप और द एज ऑफ रीजन। दोस्तों इस एज को अगस्टन एज को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज के जो सबसे महत्वपूर्ण लिटरेरी फिगर थे वो अलेक्जेंडर पोप थे। और इसे द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, जब हम इस सेशन में आगे बढ़ेंगे डिटेल में जब इसका हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों वहाँ पे क्लियर होगा। और याद रखिए दोस्तों ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि इस एज को द एज ऑफ रीजन के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षा का सवाल सिर्फ फैक्ट्स पे आधारित नहीं रहेंगे, कंसेप्ट पे भी आधारित रह रहे हैं। दोस्तों नियो क्लासिसिज्म वाज द डोमिनेंट लिटरेरी मूवमेंट फोकसिंग ऑन ऑर्डर रीजन एंड क्लासिकल मॉडल्स। दोस्तों ये जो शुरुआत होती है नियो क्लासिकल एज की ना, तो ये जो आपका पोइट्री का जो नेचर था या जो रचना की जो नेचर थी वो इमोशन से हटकर आर्टिफिशियल से हटकर एक तर्क पे आधारित हो गया। उसका जो मॉडल हो गया क्लासिक्स हो गया। और ये लोग रोम के जो किंग अगस्टस थे उनका नकल करना शुरू करते। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा इसे स्यूडो क्लासिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप देखेंगे पेरियोडिकल एसेज बिकम पॉपुलर विथ स्पेक्टेटर और द टाटलर। दोस्तों पेरियोडिकल एसे फेमस हो जाते हैं किसके साथ? ये एसे एक है द स्पेक्टेटर और दूसरा है द टाटलर। दोस्तों कौन सा ऐसा राइटर है जो द स्पेक्टेटर या द टाटलर से संबंधित है? मालूम हो तो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। आंसर इसी सेशन में दोस्तों आपको आगे मिलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है आपको कि द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल इमर्ज्ड विथ रिचर्डसन। आप देखेंगे कि मॉडर्न इंग्लिश नोवेल आता है। इंग्लिश नोवेल की शुरुआत होती है रिचर्डसन से, फील्डिंग से, सॉमलेट से एंड स्टॉर्न से। दोस्तों एक कंसेप्ट है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। तो दोस्तों फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल ये कैसा कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राइटर आते हैं, इससे सवाल दोस्तों आता है। मालूम हो तो जरूर बताइएगा फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल में कौन कौन से 4 राइटर्स का नाम आता है। दोस्तों पैम्पलेट्स एंड जर्नलिज्म प्लेड अ की रोल इन पॉलिटिकल एंड लिटरेरी डिबेट्स। इस समय जो लिटरेरी डिबेट्स होते हैं ना उसमें पैम्पलेट्स आ जाते हैं, जर्नलिज्म की शुरुआत हो जाती है। अलेक्जेंडर पोप वाज द ग्रेटेस्ट पोएट। अलेक्जेंडर पोप जो थे दोस्तों इस समय के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट थे। नॉन फॉर सटायर एंड हीरोइक कपलेट्स, और वह अपने सटायर और हीरोइक कपलेट्स के लिए जाने जाते हैं। पोप्स द रेप ऑफ लॉक। याद रखिएगा द रेप ऑफ लॉक के रचनाकार कौन है? अलेक्जेंडर पोप। और दोस्तों ये क्या है? अ मॉक इपिक सटायर है। याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि यह क्या है, तो अ मॉक इपिक सटायर है ऑन अ एरिस्टोक्रेटिक वैनिटी। दोस्तों जल्द ही हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे आप जानेंगे कि इपिक क्या होता है, मॉक इपिक क्या होता है, लिरिक्स क्या होते हैं। दोस्तों इनकी एक और रचना है द डंसियाड। पोप की ही रचना याद रखिएगा, द रेप ऑफ लॉक और द डंसियाड अटैक्स द बैड पोएट्स। बैड पोएट्स पे हमला करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। डिक्लाइनिंग लिटरेरी स्टैंडर्ड्स, जो साहित्यिक स्टैंडर्ड्स में हरास होती है, डिक्लाइनिंग होती है,
उसको क्रिटिसाइज करते हैं डोनिसियाड में अलेक्जेंडर पोप, जो एक सटायरिस्ट होते हैं। सटायरिस्ट मतलब अपने रचनाओं के माध्यम से किसी पॉलिटिकल या लिटरेरी फिगर का आलोचना करना। ड्रामा डिक्लाइंड, इस एज में दोस्तों आप देखते हैं कि ड्रामा की जो डिक्लाइन थी अभी भी जारी रहता है। एंड वाज रिप्लेस्ड बाय सेंटिमेंटल कॉमेडी, दोस्तों जो ड्रामा थे ना उनके स्थान पे आ गए सेंटिमेंटल कॉमेडी। द कॉन्शियस लवर्स बाय रिचार्ड स्टील, रिचार्ड स्टील का एक एग्जाम्पल है सेंटिमेंटल कॉमेडी का द कॉन्शियस लवर। तो दोस्तों द कॉन्शियस लवर एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है, याद रखिएगा। और इसके रचनाकार हैं कौन है दोस्तों, एक बार कमेंट करके लिख दीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, रिचार्ड स्टील। दोस्तों यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ जो आपके लिए जो गाइडलाइंस हो ना पढ़ने का उसको फॉलो करिए, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हम जिस चीज़ से मेहनत किए हैं, जिस चीज़ से हम बीपीएससी TRE 1 2 क्रैक करके आज हम शिक्षक बन पाए हैं, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे वर्क करिए। दोस्तों मैं आपको हम स्टेट 2019 से ही हम आपके साथ बने हुए हैं और एक लंबी जर्नी है जिसके आधार पे मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूं, तो ज़रूर फॉलो करिएगा। सैमुअल रिचर्डसन की पेमिला को दोस्तों इंट्रोड्यूस द इपिस्टरी नोबेल, दोस्तों इपिस्टरी नोबेल इंट्रोड्यूस होता है सैमुअल रिचर्डसन की पेमिला से। दोस्तों पेमिला को ना द फर्स्ट इंग्लिश नोबेल भी माना जाता है। ऐसे आपको किताब में कन्फ्यूजन मिलेगा, कहीं रिचर्डसन की जो नोबेल है हेनरी फील्डिंग वो मिलेगा, लेकिन आप एग्जैक्ट जानिए कि आपके परीक्षा का जो आंसर एक्सेप्ट किया जाता है वो पेमिला। लेकिन पेमिला जो वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक इसका सब टाइटल है। क्या दोस्तों, एक सब टाइटल है जो भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। पेमिला का सब टाइटल क्या है जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स कब आता है दोस्तों, 1749 में आता है। पेमिला 1740 में आता है। तो टॉम जोन्स क्या है, अ मेजर पिक्रास्क नोबेल, याद रखिए एक यह पिक्रास्क नोबेल है। तो ये क्या है, हिस्ट्री नोबेल है कि पिक्रास्क नोबेल है, इस पे भी दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने जो था आपका रेप ऑफ लॉक, तो ये पूछता है परीक्षा में इपिक है कि मॉक इपिक है, तो याद रखिए यह एक मॉक इपिक सटायर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर और शेयर करिएगा। दोस्तों अब जो आपके सामने पॉइंट आ रहा है जोनाथन स्विफ्ट के संबंधित, इनकी एक रचना है वर्ल्ड फेमस गॉलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है दोस्तों, कब आता है, 1726 में आता है। इसे कहा जाता है अ पॉलिटिकल सटायर ऑन ह्यूमन नेचर। याद रखिएगा किस पे लिखा गया है, ह्यूमन नेचर पे लिखा गया, इसीलिए कहा जाता है अ पॉलिटिकल सटायर ऑन ह्यूमन नेचर। स्विफ्ट की अगली रचना है अ मोडेस्ट प्रोपोजल। कौन सी रचना है दोस्तों, अ मोडेस्ट प्रोपोजल। दोस्तों इसका जो डेट है ना ये जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को दोस्तों कंक्लूड किया गया है, आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1726 में आता है दोस्तों गॉलिवर ट्रेवल्स। वहीं पे अ मोडेस्ट प्रोपोजल आता है 1729 में। सटायरिजेज ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ आयरलैंड। दोस्तों जो एडिसन एंड स्टील्स का जो स्पेक्टेटर है, जो पेरियोडिक्स है एक, यह प्रमोट करता है मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स को। आगे हम बात करेंगे। पैम्फलेट्स वेयर वाइडली यूज फॉर पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी डिबेट्स। जो पैम्फलेट्स उस समय लिखे जाते थे, इसको राजनीतिक, धार्मिक या साहित्यिक डिबेट के लिए प्रयोग किया गया। स्विफ्ट का दोस्तों द ड्रेपियर्स लेटर्स क्रिटिसाइजेज ब्रिटिश रूल इन आयरलैंड। तो दो रचना आयरलैंड से संबंधित है आपका, ये भी था अ मोडेस्ट प्रोपोजल और ये फिर क्या है द ड्रेपियर्स लेटर्स। डिफो मतलब डैनियल डिफो का शॉर्टेस्ट वे विथ द डिसेंटर्स, द शॉर्टेस्ट वे विथ द डिसेंटर्स अटैक्ड रिलीजियस इंटॉलरेंस। द एज मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल पोएट्री टू रियलिस्टिक प्रोज एंड फिक्शन। दोस्तों जो क्लासिकल पोएट्री थी वहाँ से आगे चलकर रियलिस्टिक प्रोज एंड पोएट्री की तरफ इसका डेवलपमेंट होता है, इसलिए दोस्तों इस एज को द एज ऑफ रीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ से इस सेशन को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे
उस हर एक पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगस्टन एज क्या है। याद रखिएगा, द अगस्टन एज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अगस्टन एज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एज है दोस्तों, मार्क्ड बाय द राइज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, सटायर एंड डेवलपमेंट ऑफ द नोवेल एंड द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिकल्स। दोस्तों इसी समय इंग्लिश नोवेल की शुरुआत होती है, जो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते थे, पीरियोडिकल्स की शुरुआत होती है, डेवलपमेंट होती है, नियो क्लासिज्म आता है, सटायर आता है। सटायर काफ़ी डोमिनेटेड फॉर्म है दोस्तों इस समय। द एज ड्राइव्स इट्स नेम, इस एज का नाम कहाँ से आता है दोस्तों? फ्रॉम द रोमन इम्पेरर। याद रखिएगा कहाँ का इम्पेरर? रोमन इम्पेरर अगस्टस, उन्हीं के नाम से इस एज का नाम रखा जाता है। अंडर हुम क्लासिकल रोमन लिटरेचर फ्लोरिश, और उन्हीं के अंदर जो लिटरेचर था ना दोस्तों फ्लोरिस्ट होता है, विकसित होता है। सिमिलरली उसी प्रकार इन इंग्लैंड में भी दिस पीरियड वाज नॉन फॉर इट्स पॉलिश्ड एंड रिफाइंड लिटरेरी आउटपुट। मतलब जो परिष्कृत किया जाता है, उसको रिफाइंड किया जाता है, मतलब एक नए ढंग से जो लिटरेचर को डेवलप किया जाता है, मिररिंग द आइडियल्स ऑफ द रीजन, ऑर्डर एंड डेकोरम। इट इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप एंड स्विफ्ट। इसे एज ऑफ पोप और स्विफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ऑफ द लिटरेरी डोमिनेंस ऑफ अलेक्जेंडर पोप इन पोइट्री एंड जोनाथन स्विफ्ट इन प्रोज। तो दोस्तों याद रखिएगा, जोनाथन स्विफ्ट एक प्रोज राइटर थे और अलेक्जेंडर पोप एक पोएट थे, एक पोएट के लिए, पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। सम हिस्टोरियंस ऑल्सो टर्म इट, कुछ तो इतिहासकार इसको इस ढंग से भी बताते हैं, कहते हैं कि द एज ऑफ रीजन। द एज ऑफ रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि राइटर्स फोकस्ड ऑन रेशनल थॉट्स, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। दोस्तों अब जो लेखक थे ना, उनका फोकस साइंटिफिक प्रोग्रेस पे हो जाता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स पे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो राइटर होते हैं ना, तो रोम के कुछ राइटर्स जो है उस समय के, उनका कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जिनका नाम इसी सेशन में दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी भी एज को बहुत अच्छे ढंग से समझना हो तो दोस्तों इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को, उस समय के इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझना जरूरी होता है। दोस्तों द ग्लोरियस रिवोल्यूशन, याद रखिएगा, आता है 1688 में, had established constitutional monarchy in England, ensuring political stability under rulers like Queen Anne, जॉर्ज द फर्स्ट और जॉर्ज द सेकेंड। याद रखिएगा इन्हीं तीन किंग्स के अंदर ये एज फ्लोरिश होता है, आगे बढ़ता है। टू मेन पॉलिटिकल पार्टी, उस समय की दो मुख्य पार्टियां थी, विक्स एंड टॉरीज, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट शेप्ड सोसाइटी। काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होती है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, फिर साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है, काफ़ी डेवलप हो जाती है सोसाइटी उस समय। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम भी जानेंगे। लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, नियो क्लासिज्म लिटरेचर वाज इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक होमर, वर्जिल एंड होरास। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपका अगस्टन एज है, इस एज के जो राइटर थे ना, वे लोग किनका कॉपी करने का प्रयास किए? होमर का, वर्जिल का, होरास का। और दोस्तों ये क्लासिकल ग्रीक थे, रोमन राइटर्स थे जिनकी नकल करते थे, और ये बहुत बड़े नाम है साहित्य में दोस्तों, इसलिए इसे, हाँ, अब इनकी नकल करने में दोस्तों हूबहू नकल नहीं कर पाए, जो लिखे थे ना बस उसी फॉर्मेट का नकल कर लिए, बिना समझे, बिना अच्छे ढंग से उसको मतलब लोगों को समझाए बिना सीधे नकल करने लगे। मतलब इतनी रचनाएं की गई उस समय कि हर गली में दोस्तों पब्लिशर्स आपको दिखाई देते थे। इसीलिए जब ये फेल हो जाते हैं उनका नकल करने में, इसीलिए इसे स्यूडो क्लासिक्स या फेक क्लासिक्स के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। सटायर एंड क्रिटिसिज्म, राइटर यूज्ड विट एंड आयरोनी टू एक्सपोज पॉलिटिकल एंड सोशल करप्शन। दोस्तों जो राइटर होते थे ना, वो आयरोनी का प्रयोग करते थे किसी राजनीतिक या सामाजिक भ्रष्टाचार का आलोचना करने के लिए। हीरोइक कपलेट द डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म होता दोस्तों, इस एज में हीरोइक कपलेट डोमिनेंट पोएटिक फॉर्म था। परफेक्ट बाय अलेक्जेंडर पोप,
और इसको कौन परफेक्ट किए? अलेक्जेंडर पोप। कंसिस्ट ऑफ राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर। राइज ऑफ नोबेल, दोस्तों नोबेल की शुरुआत होती है। अर्ली नोवेल्स इवॉल्व फ्रॉम रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेज। दोस्तों शुरुआत में एक कहानी कहने के रूप में नोबेल की शुरुआत होती है जो किसी व्यक्तिगत अनुभव को फोकस करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद दोस्तों अब हम बात करेंगे लिटरेचर कि ऑगस्टन एज में लिटरेचर किस प्रकार का था। सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट्री। पोइट्री में कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनके राइटर्स कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऑगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर वाज मार्क्ड बाय रैशनलिज्म, ऑर्डर, सटायर एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस। अब क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ये लोग दोस्तों होमर, वर्जिल का नकल करते थे, इसलिए इनको हम क्लासिकल इन्फ्लुएंस के राइटर समझते हैं। राइटर्स इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ एंशिएंट रोमन एंड ग्रीक ऑथर्स फोकसिंग ऑन क्लैरिटी, डेकोरम एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पोइट्री को देखते हैं। राइटर्स फॉलोड द क्लासिकल आइडियल्स ऑफ ऑर्डर, लॉजिक एंड रिस्ट्रेंट रेदर देन पर्सनल इमोशंस। दोस्तों इस समय के जो राइटर थे वो अपने पर्सनल इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करते थे अपनी कविताओं में, बल्कि इनकी कविताएं लॉजिक पे आधारित होती थी। पोइट्री वाज सटायरिकल, अधिकांश कविताएं दोस्तों सटायर होती थी। सटायर मतलब किसी पॉलिटिकल फिगर या लिटरेरी फिगर पे व्यंग था। एक मोरालिस्टिक, इसमें नैतिकता होती थी, एक मोरल मैसेज भी होता था। एंड ऑफन रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, और याद रखें दोस्तों इस तरह की कविताएं लिखी जाती थी हीरोइक कपलेट में। राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है कि आयम्बिक पेंटामीटर में कितने फुट होते हैं, क्योंकि आगे के सेशन में दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। दोस्तों अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर पोप की, जिन्हें द मास्टर ऑफ सटायर के रूप में जाना जाता है। पोप्स पोएट्री इज नॉन फॉर इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर, बैलेंस एंड वीट। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं जिनका नाम दोस्तों आप अवश्य याद कर लीजिएगा। पहला है द रेप ऑफ लॉक। ठीक है दोस्तों, कब आता है? 1720 में आता है। इसकी एक दो और पब्लिकेशंस है। मॉक इपिक डेट, ये क्या है दोस्तों? ये इतने याद रखिएगा, यह एक मॉक इपिक है, कम से कम इतने याद होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? एक ट्राइबल इवेंट है, कटिंग अ लॉक ऑफ हेयर यूजिंग इपिक ग्रैंडियोर। तो दोस्तों इसका हम लोग डिस्कस करेंगे कहानी का। अगली जो इनकी रचना है द डंसियार्ड, अटैक्स बैड पोएट्स एंड डोलिनेस ऑफ इन सोसाइटी। बैड पोएट्स, एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एसे ऑन मैन। याद रखिएगा दोस्तों, डिफाइंस गुड लिटरेरी टेस्ट। दोस्तों एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिटरेरी टेस्ट के बारे में बताते हैं। इम्फेसाइजिंग टू एरर इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। तो दोस्तों सबसे पहले याद कर लीजिएगा, एरर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन। इस कोट को याद कर लीजिएगा कि इसको किसने दिया है। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर पोप। और अपनी किस रचना में दिया है? तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म में दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। फिर है एसे ऑन मैन, अ फिलोसफिकल पोएम अबाउट मैच्योर ह्यूमैनिटीज प्लेस इन यूनिवर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इस एज के प्रोज एंड एसेज की। द डेवलपमेंट ऑफ पेरियोडिकल एसेज, द पीरियड सॉ अ राइज इन जर्नलिस्टिक एंड एसे राइटिंग। इस एज में दोस्तों जर्नलिज्म की शुरुआत होती है, एसे राइटिंग की शुरुआत होती है। मेकिंग लिटरेचर मोर एसेसिबल टू द जनरल पब्लिक। दोस्तों इससे क्या होता है, जो साहित्य है ना ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील। याद रखिएगा, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील इंट्रोड्यूस द पीरियोडिकल एसे। ठीक है दोस्तों, आता है यहाँ पे नाम द टाटलर एंड द स्पेक्टेटर। तो शुरू में ही दोस्तों आपसे सवाल पूछे थे कि द टाटलर और स्पेक्टेटर का संबंधित राइटर का नाम बताइए, किसने इन पीरियोडिकल्स को शुरू किया। तो वो थे दोस्तों जोसेफ एडिसन और दूसरा नाम था रिचार्ड स्टील। और याद रखिएगा द टाटलर और द स्पेक्टेटर क्या है? पीरियोडिकल एसेज है। दिस एसेज फोकस्ड ऑन मोरालिटी, सोशल बिहेवियर एंड वीट। इन एसे में आप देखेंगे नैतिकता, सामाजिक व्यवहार पे फोकस मिलेगा और बुद्धि पे। एंड वेयर वाइडली रीड बाय द मिडिल क्लास, और जो मध्यवर्गीय समाज था उनके द्वारा सबसे अधिक इसको पसंद किया जाता है। कीवर्ड्स आपके लिए है कुछ। द टाटलर
फाउंडेड बाय रिचार्ड स्टील। जो टाटलर था ना, इसको किसने फाउंड किया था, याद कर लीजिएगा, रिचार्ड स्टील। एसे ऑन पॉलिटिक्स, मैनर्स एंड कल्चर। वहीं पे हम बात करें द स्पेक्टेटर की, तो इसको फाउंड किए थे दोनों व्यक्ति, एडिसन एंड स्टील, एंड टू इनलाइवन मोरालिटी विथ विट। तो ये मोरालिटी पे को प्रोपेगेट करना था। दोस्तों अगला नाम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कंट्रीब्यूशन। दोस्तों इस एज में कुछ सैमुअल जॉनसन की कंट्रीब्यूशंस भी होती है, जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पहली महत्वपूर्ण डिक्शनरी आती है इंग्लिश शब्दावली की, जिसका नाम है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कब आता है दोस्तों, 1755 में आता है। किसके द्वारा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश डिक्शनरी। इसके अलावा है दोस्तों द रैम्बलर और द आइडलर। इनके और भी कुछ ऐसे हैं लिटरेचर पे, फिलॉसफी पे, जिसका नाम है द रैम्बलर और आइडलर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपके साथ बात हो रहा है, ज़रूर 2 बार 3 बार पढ़िएगा। सिर्फ फैक्ट्स यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्कस नहीं किया जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे इस एज के ड्रामा को। दोस्तों आप जानते हैं कि ड्रामा काफ़ी डिक्लाइन होता है इस समय। द डिक्लाइन ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी लेड टू सेंटिमेंटल कॉमेडी। उसका स्थान ले लेता है सेंटिमेंटल कॉमेडी, फोकसिंग ऑन वर्च्यू, मोरालिटी एंड इमोशन। वी कैन सी लॉस वर्डली एंड सटायरिकल देन रेस्टोरेशन कॉमेडी एंड मोर फोकस ऑन मोरल थीम इन द रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, डिक्लाइन ऑफ ट्रेजिडी, एक्सेप्ट फॉर सम एडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। दोस्तों ये जो एज रहा ड्रामा के लिए, काफ़ी इसको हम बोल सकते हैं कि डिक्लाइन एज रहा। हर चीज़ की डिक्लाइन होती है, करेक्टर की थोड़ा सा रिफॉर्मेशन होता है, और सिर्फ शेक्सपियर के प्लेज के कुछ करेक्टर्स को आगे जो राइटर्स हैं वो लोग अपनाते हैं। दोस्तों इस एज के जो की ड्रामेटिस्ट थे, मतलब इम्पोर्टेंट जो ड्रामेटिस्ट का नाम है, प्ले राइट्स का नाम है, वो है रिचार्ड स्टील और दूसरा है कॉली सिबलर। ठीक है दोस्तों, इनकी है रिचार्ड स्टील की ड्रामा द कॉन्शियस लवर्स। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है द कॉन्शियस लवर के रचनाकार कौन है, रिचार्ड स्टील, और यह एक प्ले है। और दूसरा है कॉलर साइल्वर के, इसके रचना इनकी जो रचना है लवर्स लास्ट शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे द राइज ऑफ नोवेल। नोवेल की शुरुआत कैसे होती है। द अगस्टन एज marked the birth of the modern English novel. The novel evolved from realistic storytelling, focusing on individual experience and morality. नोवेल की शुरुआत के लिए इस एज को जाना जाता है, और जो नोवेल होते हैं वो एक वास्तविक कहानियों को बताने के लिए यूज होते हैं, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को इसमें नैतिकता के साथ बताया जाता है। डेनियल डिफो की जो हम बात करें तो यही लोग दोस्तों डेनियल डिफो थे, या और भी जो राइटर्स के नाम होंगे, वो इस एज के नॉवलिस्ट थे, और उनकी रचना है जो आपको याद कर लेना है। जैसे डेनियल डिफो है, इनका रचना है रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है दोस्तों, रॉबिन्सन क्रूसो। इट इज अ स्टोरी ऑफ शिपरेक्ड मैन हु सर्वाइव्ड एलोन ऑन आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो आइसलैंड पे खुद को सर्वाइव कर लेते हैं। आप इतना याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो कब आता है, 1719 में आता है। इसके रचनाकार कौन है, डेनियल डी। फिर है आपका कि मॉल फ्लैंडर्स। ठीक है दोस्तों, मॉल फ्लैंडर, इन्हीं की नोवेल है दोस्तों डेनियल डिफो की, अ रियलिस्टिक नोवेल अबाउट वुमेन्स स्ट्रगल्स इन सोसाइटी, अ स्टोरी ऑफ क्राइम, रिडेम्पशन एंड मोरालिटी। मतलब एक सुधार, भ्रष्टाचार, नैतिकता पे आधारित ये नोवेल है। तो 2 नोवेल का नाम दोस्तों याद रखिएगा। नोवेल की शुरुआत होती है इस एज में, इसलिए इस एज से नोवेल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों अब आपके सामने है सैमुअल रिचर्डसन, जो एक नॉवलिस्ट हैं दोस्तों। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इपिस्टलरी नॉवेल। इन्हें याद रखिएगा कि फादर ऑफ इपिस्टलरी नॉवेल के रूप में जाना जाता है। हिज नॉवेल्स वेर रिटन एज लेटर्स। इनकी अब देखो, इपिस्टलरी नॉवेल्स मतलब पत्र के फॉर्म में, लेटर्स के फॉर्म में लिखे गए नॉवेल्स, मेकिंग देम इमोशनल एंड इंटीमेट। की वर्क्स पेमिला द वर्चू रिवार्ड। दोस्तों याद रखिएगा, पेमिला का जो सब टाइटल है वर्चू रिवार्ड। ठीक है दोस्तों, सब टाइटल पूछा जाता है। द फर्स्ट इपिस्टलरी नोवेल रिटन इन लेटर्स, a story of a young servant girl resisting the
एडवेंचर्स ऑफ द मास्टर। तो याद रखिएगा फर्स्ट इपिस्टोरी नोवेल है। थीम क्या है? वर्चू, मोरालिटी एंड फीमेल एजेंसी। फिर इनकी एक और रचना है क्लैरिशा। याद रखिएगा सैमुअल रिचर्डसन की क्या है? क्लैरिशा। अ ट्रेजिक नोवेल अबाउट वीमेन्स स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल ऑपरेशन। जो सामाजिक शोषण है महिलाओं का, उसके खिलाफ एक नोवेल है जिसका नाम है क्लैरिशा। अगला नाम है दोस्तों हेनरी फील्डिंग, फाउंडर ऑफ पिक्रास्क नोवेल। हेनरी फील्डिंग को दोस्तों फाउंडर ऑफ पिक्रास्क नोवेल के रूप में जाना जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉमिक एडवेंचरस नोवेल एंड फॉलोइंग अ रॉग हीरो। एक रॉग हीरो को भी दोस्तों इंट्रोड्यूस करते हैं। की वर्क है इनका दोस्तों जोसेफ एंड्रूज। याद रखिएगा जोसेफ एंड्रूज। इसके रचनाकार कौन है? तो हेनरी फील्डिंग। ठीक है दोस्तों। टॉम जोन्स, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर पिक्रास्क नोवेल। यह एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है पिक्रास्क नोवेल में। फॉलोइंग द एडवेंचर्स ऑफ एन ऑर्फन मॉकीपिक्स। दोस्तों यदि आपके पास टाइम है तो पूरा डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। नहीं टाइम है तो कम से कम जोसेफ एंड्रूज और टॉम जोन्स के रचनाकार कौन है इसका नाम याद कर लीजिए और पब्लिकेशन क्या है और इसका थीम। जैसे इसकी थीम की बात ह्यूमर, सोशल क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमन नेचर है। इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है दोस्तों आपका अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमर, रोमांस एंड सोशल सटायर। इट क्रिटिसाइजेज हिपोक्रेसी इन सोसाइटी एंड मोरालिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टोबियास स्मोलेट। दोस्तों टोबियास स्मोलेट जो है ये भी एक नॉवलिस्ट है। इनकी रचना है रॉड्रिक रैंडम। ठीक है दोस्तों, यह एक पिक्रास्क नोवेल है इन्फ्लुएंस बाई फील्डिंग। इन फील्डिंग से इन्फ्लुएंस है। इट इज अ स्टोरी ऑफ अन ऑर्फन्स एडवेंचर्स इन वार, लव एंड सोसाइटी। दूसरी रचना है इनकी प्रीग्रीन पीकल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अगस्टन नोबलिस्ट पेव द वे फॉर रियलिस्टिक फिक्शन। ठीक है दोस्तों, फिलोसफिकल डेप्थ, एडवेंचरस नोवेल एंड सोशल सटायर। Their contribution influenced 19th century novelists like Jane Austen, चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज इलियट। ठीक है दोस्तों, ये लोग आगे के रचनाकार के लिए एक रास्ता तैयार कर देते हैं।